नमस्कार। आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, है ना। आज से पहले हमने कई सारे चीजों को पढ़ा, समझा, और मुझे उम्मीद है आप नोट्स भी बनाए होंगे, समझे भी होंगे और आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कई सारे टाइप्स होते हैं और उसका आधार कई सारा होता है। अभी जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उसका आधार है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर, रोटर के जो बनाने के जो तरीके हैं ना, उसके आधार पे हम मोटर का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कह रहा है कि रोटर के निर्माण के आधार पे, है ना, रोटर के निर्माण के आधार पे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टाइप पढ़ेंगे। तो बाबू अभी तक हम ये समझे थे कि रोटर हम दो तरह के देख रहे थे। एक तो रोटर था कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर था, उसी के नाम से मोटर का भी नाम था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा रोटर था स्लिप रिंग इंडक्शन, स्लिप रिंग रोटर था जिसका नाम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर था, है ना। तो रोटर यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा, एक एक स्क्वायरल केज रोटर होता है और एक होता है हमारा स्लिप रिंग रोटर, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों के नाम पे मोटर का भी नाम है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों मोटर में अंतर इस बात का है कि दोनों का रोटर अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग समझते हैं कि भाई सबसे पहले स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, बोल रहा है कि यहाँ पे कि स्क्वायरल केज जो मोटर होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडक्शन मोटर है ना। स्क्वायरल केज रोटर से ये स्क्वायरल केज मोटर का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये मोटर होता है जो सामान्य लोड जैसे पंप, पंखे और कन्वेयर सिस्टम के लिए आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है। हालांकि अगर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क या स्पीड कंट्रोल चाहिए तो स्लिप रिंग मोटर का बेहतर विकल्प है। आइए इसको और डिटेल्स में हम समझते हैं कि देखिए स्क्वायरल के जो रोटर होता है उसका इस्तेमाल जिस मोटर में करते हैं उसका नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो जाता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पे जो शुरुआती टॉर्क होता है वो कम चाहिए होता है। स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको कम चाहिए होता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे घर में जितने भी चीजें हैं, तो घरेलू चीजों में क्या होता है कि ज्यादा टॉर्क नहीं चाहिए होता है, कम टॉर्क पे काम चल जाता है। उद्योग धंधे जहां लगे होते हैं वहां पर टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग स्लिप रिंग वाला मोटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरल कैसे चल जाता है, जैसे पंप हो गया, पंखा हो गया, कन्वेयर सिस्टम हो गया, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बनावट क्या होता है, तो कह रहा है कि इसमें दो होते हैं भाग, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, जो सारे मोटर में होते हैं। सारे मोटर में स्टेटर होते हैं और सारे मोटर में रोटर होते हैं। स्टेटर क्या होता है, स्थिर वाला भाग होता है और रोटर घूमने वाला भाग होता है। इसमें देखिए ये हमारा रोटर का शाफ्ट है और ये हमारा रोटर है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रोटर है, ये घूमने वाला भाग है, ये रोटर बोलेंगे। और जितना भी भाग आप स्थिर देख रहे हैं इसके अलावा वो सब क्या है, स्टेटर के अंदर में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है स्टेटर के बारे में कहानी की। स्टेटर बताइए, देखिए ये वाला अंदर ये जो भाग है ना पूरा अंदर से लेकर बाहर तक ये पूरा स्टेटर है और ये आपका रोटर दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टेटर के अंदर में इस तरह से वाइंडिंग की रहती है, आप देखिए ध्यान से दिख रहा होगा। स्टेटर के अंदर में इस तरह की वाइंडिंग होती है और ये वाला चिकना चिकना वाला जो सतह दिख रहा है आपको, इसी पर ये जो रोटर है ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 गोल गोल घूमने का काम करता है। और ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट्स बना हुआ है और इंसुलेटेड किया गया है सारा वाइंडिंग। अब देखिए पीला पीला दिख रहा होगा, वो इंसुलेटेड है। उसी के अंदर से तार को क्रॉस कराया गया है कि एक दूसरे से कभी टच ना करें, इंसुलेशन बना रहा है। दूसरा है कि यही पे जो चुंबकीय बल रखा है ना, इस तरह से ऐसे घूमती है, चुंबकीय बल रखा है ऐसे घूमती है जो इस रोटर को घुमाने का काम करती है, ठीक है। सप्लाई हम इसी के अंदर में देते हैं। ये देखिए तार बाहर निकला है, लीड वायर जिसको बोलते हैं। अब लीड वायर के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। और सप्लाई थ्री फेज सप्लाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा घूमने का काम करता है। और कौन क्या है यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट वाला चीज नहीं है क्योंकि ये छोटा छोटा चीज है, पूछता नहीं है, आपको ओवरऑल थ्योरी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टेटर क्या होता है, मोटर का स्थिर वाला भाग होता है जो हम बहुत पहले और कई बार पढ़ चुके। इसमें लेमिनेटेड स्टील कोर पर तीन फेज वाइंडिंग लगी होती है। कह रहा है कि लेमिनेटेड स्टील के कोर पे तीन फेज वाइंडिंग लगी होती है। यही जो है ना लेमिनेटेड स्टील यही है और इसी में थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे लिखा है फेज सेपरेटर। क्या करता है ये फेज सेपरेटर? फेज को अलग करता है। कारण कि जब थ्री फेज ऐसी सप्लाई दी जाती है तो यह एक चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कारण कि जब इसमें हम थ्री फेज क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड घूमने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये घूमता है और इसके अंदर में जो रोटर है इसको घुमाने का काम करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले भी बता चुके हैं और हर मोटर में यही कहानी होती है। जितना भी मोटर पढ़िएगा सब में यही कहानी है, तो आपको कहानी से नहीं घबराना है, सबका कहानी सेम है। अब देखिए इसमें रोटर वाला भाग, तो रोटर वाला भाग देखिए यहाँ पे स्क्वायरल केज रोटर का ये आपको दिख रहा है। स्क्वायरल केज रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं थोड़ा तिरछा होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी तिरछा आपको दिख रहा होगा, ये तिरछा है, हल्का हल्का तिरछा दिख रहा होगा। तो स्क्वायरल केज रोटर का जो स्लॉट्स होते हैं तिरछे होते हैं, ये आपको देखने से समझ में आ जाता है। ठीक है, दूसरा है कि स्क्वायरल के जो रोटर के जो इंड होता है ना, इंड में ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये इंड रिंग होता है। इंड रिंग होता है जहां पे आकर इस स्लॉट, ये जो स्लॉट है इसको यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। देखिए लॉक किया हुआ है ना। मतलब यहाँ पे तार वार नहीं होता है, एक पूरा कंडक्टर ही होता है। रड जैसा कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक होता है, रड जैसा कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक होता है और लॉकिंग किया रहता है। उसी में क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है और जो इंडक्शन होता है ना उसमें होने लगता है। इस तरफ इंड रिंग होता है, इधर भी इंड रिंग है, तो दोनों तरफ ये लॉक हुआ है, ये दोनों तरफ क्या हुआ, लॉक हुआ है, दोनों तरफ ये लॉकिंग हो जाती है। जो हमारा कंडक्टर वाला रड है वो दोनों तरफ लॉक हो जाता है और किससे, इंड रिंग से क्या था, शॉर्ट हो जाता है। इंड रिंग से शॉर्ट का मतलब कि अगर इसमें करंट आएगा तो करंट एक इंड से दूसरे इंड तक फ्लो करेगा। शॉर्ट का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे शॉर्ट करके हम एक दूसरे के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का हम पैसेज, जगह प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि रोटर यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है, सही बात है। इसमें लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर के अंदर एल्युमिनियम या कॉपर का ब्रास लगी होती है। ब्रास मतलब छड़ होता है, ठीक है, जो इंड रिंग द्वारा शॉर्ट होती है, जो इंड रिंग द्वारा शॉर्ट होती है। ब्रास लगी रहती है जो इंड रिंग द्वारा शॉर्ट रहती है। ठीक है, इसकी संरचना गिलहरी के पिंजरे के जैसा, गिलहरी का पिंजरा का स्पेलिंग होता है स्क्वायरल केज जैसी होती है, इसीलिए इसे स्क्वायरल केज मोटर कहते हैं। ये जो रोटर है स्क्वायरल केज जैसा होता है, इसलिए जिस भी मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं इस रोटर का, उस मोटर का नाम स्क्वायरल केज मोटर हो जाता है। ठीक है, कहा कि रोटर में कोई बाहरी कनेक्शन या ब्रश नहीं होता है, इसीलिए यह ब्रशलेस डिजाइन होता है। कहा इस रोटर में कोई बाहरी कनेक्शन नहीं होता है, कहीं से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। यही नहीं कि यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है या करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिंपल ऐसा ही होता है, इसमें कहीं से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसीलिए बोलता है कि ये ब्रशलेस है, बिना ब्रश का है, कोई कार्बन ब्रश नहीं होता है। तो क्या इसके अंदर में करंट फ्लो करता है? बिल्कुल। जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है स्टेटर से और रोटर के बीच में, तो करंट का भी फ्लो होता है। इसके रोटर में करंट का फ्लो होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं जब इसको काटती हैं, ये रोटर जब घूमकर उसके चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्क्वायरल केज रोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। कह रहा है कि थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को दी जाती है। थ्री फेज सप्लाई हम लोग किसको देते हैं, स्टेटर को देते हैं, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक एक फील्ड बनता है और उसी फील्ड के अंदर में रोटर रहता है। तो रोटर क्या करता है, तो यह आरएमएफ रोटर के ब्रास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित करता है। तो जो हमारा स्टेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना, वो आरएमएफ जिसको बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा कर देगा, जिसका नाम ईएमएफ होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, क्या करेगा, पैदा करने का काम करेगा। अब जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर में पैदा होगा, चूंकि रोटेट ब्रास का शॉर्ट सर्किटेड होता है, इसीलिए इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें आ जाता है, मतलब वोल्टेज आ जाता है, और इंड रिंग द्वारा हम क्या कहते हैं, शॉर्ट करके रखते हैं, इस वजह से इसमें करंट, इसके जो ब्रास है ना, जो रड है, कंडक्टर है, उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, इस करंट के कारण रोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस करंट के कारण क्या होगा, रोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो स्टेटर के आरएमएफ के साथ इंटरेक्ट करके टॉर्क पैदा करता है। और वहीं जो हमारा करंट पैदा हुआ है,
उसी करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जुड़ता है, और जुड़कर मोटर के रोटर को घुमाने का काम करता है। जो हम इससे पहले हम इस चीज को समझे हैं, सेम वही सारा चीज हो रहा है, बस यहाँ पे पढ़ना इसलिए दोबारा से लिख दिया गया, सेम आपको लग रहा होगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। रोटर जब घूमने लगता है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड के से थोड़ा कम गति पर घूमता है, कह रहा है रोटर तो घूमता है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर घूमता है। तो सिंक्रोनस स्पीड कौन होता है? तो सिंक्रोनस स्पीड आपको कई बार बता चुका हूं, जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर में जो चुंबकीय फील्ड होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम आरएमएफ बोलते हैं, आरएमएफ का जो स्पीड होता है वो कौन सा स्पीड होता है? एनएस होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। लेकिन जो ये रोटर घूमता है वो एनआर स्पीड में घूमता है, रोटर स्पीड में घूमता है, और ये कम होता है थोड़ा, ठीक है ना, ये ज्यादा होता है हमारा, वही लिखा हुआ है कि रोटर घूमता है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम गति पर घूमता है। तो कम गति पर घूमता है तो क्या होता है? स्लिप होता है, स्लिप होता है। पिछला लेक्चर आप देखिएगा, स्लिप के बारे में मैंने बताया है कि स्लिप क्या होता है, ठीक है ना। सिंक्रोनस स्पीड और हमारा जो रोटर स्पीड है उसी का डिफरेंस को हम लोग स्लिप बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक पहुंच गए, तो आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि विशेषता क्या है भाई? स्क्वायरल केज मोटर का विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है कि सरल और मजबूत होता है, सरल और मजबूत डिजाइन होता है इसका, कोई ब्रश या स्लिपिंग नहीं होता है, ठीक है। कम रख रखाव करना पड़ता है, मतलब ब्रश नहीं होने के कारण घिसावट कम होता है हमारा, ठीक है। दक्षता 80 से 90% तक होती है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। सस्ता और विश्वसनीय होता है, कह रहा है कि अन्य मोटर्स की तुलना में कम लागत होता है इसका। उच्च स्टार्टिंग करंट होता है, 5 से 7 गुना अधिक डीओले स्टार्टर में, कह रहा है उच्च स्टार्टिंग करंट होता है, 5 से 7 गुना अधिक होता है। किससे? जो डुअलेट स्टार्टर लगाते हैं उससे 5 से 7 गुना अधिक होता है। सीमित स्टार्टिंग टॉर्क है, कह रहा है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क सीमित होता है, भारी लोड के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक विशेषता है कि भारी लोड के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीमित ही स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग करंट होता है हमारा। तो इस तरह से इसका ये विशेषता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कहीं सवाल पूछेगा तो आपको बताना होगा। पांचवा है कि स्क्वायरल केज मोटर का उपयोग, स्क्वायरल केज मोटर का उपयोग क्या है? तो पंखे में, एयर कंडीशन में, है ना, फैन और एयर कंडीशन में उपयोग करते हैं इसका। वाटर पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट में और क्रशिंग मशीन में, क्रशिंग मशीन जो पत्थर तोड़ने वाली मशीन होती है उसको क्रशिंग मशीन बोलते हैं। कन्वेयर बेल्ट में, जो कन्वेयर होता है ना जिसपे सामान रख दी तो चल जाता है, जिससे एलिवेटर में क्या था, कन्वेयर लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट का, तो बेल्ट फील्ड जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट पे ये घूमने का काम करता है। कई जगह आप देखे होंगे कि कन्वेयर से सामान भेजा जाता है, वहां पर सामान रख दिया, सामान ऑटोमेटिक कन्वेयर से आगे जा रहा है, उसको कन्वेयर बोलेंगे। वहां पे जो मोटर लगा रहता है यही स्क्वायरल केज मोटर होता है। कंप्रेसर में और ड्रिलिंग मशीन में, औद्योगिक मिक्सर में और ग्राइंडर में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ रहे थे स्क्वायरल केज मोटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई आता है डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज इंडक्शन मोटर, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डबल केज का मतलब हुआ कि जो हमारा स्टेटर है इसमें जो वाइंडिंग होगी वो डबल होगी, 2 बार होगी। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया हुआ है, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 2 केज बनाया हुआ है, ये आउटर केज है और ये अंदर वाला इनर केज है, ठीक है। ये आउटर केज और इनर केज है, यहां भी वाइंडिंग होगा और यहां भी वाइंडिंग होगा, यहां भी वाइंडिंग होगा और यहां भी होगा। मतलब एक स्लॉट में 2 केज बना हुआ है, एक स्लॉट में 2 केज बना हुआ है और दोनों में वाइंडिंग किया जाएगा, जिसका नाम आउटर केज और इनर केज रखा गया है, ठीक है। और पूरा मोटर के भाग को देखिएगा तो देखिए ये इनर केज बोलेंगे इसको, और इसको बाहर वालों को क्या बोलेंगे? बाहर वालों को हम बोलेंगे आउटर केज, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये हमारा रोटर है, रोटर का आपको ये रोटर का सिस्टम पूरा दिख रहा है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको इनर केज और आउटर केज दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा बाहर वाला जो भाग होता है वो उसको आउटर केज बोलते हैं, ये आउटर केज हो गया और ये हमारा इनर केज हो गया। जो रोटर के करीब होगा वो इनर केज होता है और बाहर वाला आउटर केज होता है, ठीक है। तो डबल केज हम लोग क्या करते हैं, डबल केज बनाते हैं, उसमें डबल वाइंडिंग करते हैं, एक स्लॉट में 2-2 वाइंडिंग करते हैं, जिससे
बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क हमको मिलता है। टॉर्क को बढ़ाने के लिए, घूमने वाला जो बल है ना उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डबल केज वाला मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये अधिक स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए अधिक रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे डबल केज बनाया जाता है। कह रहा है कि अधिक स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, प्रतिरोध ज्यादा चाहिए होता है, और उसे पूरा करने के लिए हम लोग डबल केज रोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमारा डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, कह रहा है कि बाहरी केज दो केज है ना, एक आउटर केज जिसको बाहरी केज बोलेंगे और एक इनर केज जिसको आंतरिक केज बोलेंगे। तो बाहरी केज के बारे में समझिए। बाहरी केज बोला है कि उच्च प्रतिरोध वाला होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध वाला होता है, जो स्टार्टिंग के समय अधिक टॉर्क पैदा करता है। क्या बोला कि बाहरी जो केज होता है, बाहर की तरफ जो केज है, बाहरी जो केज है, ये उच्च प्रतिरोध वाला होता है। इसका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से इसका जो स्टार्टिंग समय जो टॉर्क होता है ज्यादा मिलता है। किसकी वजह से? आउटर केज की वजह से हमारा टॉर्क ज्यादा मिलता है। आंतरिक केज की बात करें, इनर केज की बात करें, तो कहता है कि इनर केज कम प्रतिरोध वाला होता है। क्या होता है? कम प्रतिरोध वाला होता है, जो सामान्य चलने की अवस्था में दक्षता को बढ़ाता है। जब मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है, तो जब चलने लगता है तो इनर केज उसको हेल्प करता है, जो उसको टॉर्क चाहिए उतना टॉर्क प्रदान करता है, जिससे मोटर हमारा चलने का काम करता है। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय आउटर केज का रोल ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क आपको जो ज्यादा मिलता है वो आउटर केज से ही मिलता है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इनर केज वाला में प्रतिरोध कम होता है, और कम प्रतिरोध होने की वजह से जब मोटर चलना शुरू कर देता है तो वहां पे ये मदद करता है सामान्य गति से मोटर को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए ये समझ चुके हैं आप, तो हम आगे बढ़े। तो इसके अंदर भी बाबू क्या होगा? एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा, और सबकी कहानी वही है। और अगला लाइन बोला यहां पे कि रोटर के जो बाहरी स्क्वायरल केज अल्युमिनियम या ब्रास अधिक रेजिस्टेंस वाला पदार्थ से बनाए जाते हैं। और कि रोटर का जो बाहरी केज होता है ना, रोटर का जो बाहरी स्क्वायरल केज होता है या तो अल्युमिनियम या ब्रास के अधिक रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी जो केज होता है वो कॉपर का बना होता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है। तो दूसरा जो इनर केज होगा वो कॉपर से बनाया जाता है। इससे पहली वाइंडिंग की तुलना में अधिक गहराई में डाला जाता है ना। दो यहाँ पे एक तो ये बाहर वाला आउटर केज, अंदर वाला इनर केज होता है। तो इनर केज में जो वाइंडिंग हम डालते हैं वो अंदर गहराई में डालते हैं, और बाहर वाला तो बाहर ही रहता है। अंदर वाला में किसका वाइंडिंग होता है? तो कॉपर का होता है। बाहर वाला में अल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है। ठीक है, अल्युमिनियम के बाहर वाले में क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध हमको अधिक चाहिए, तो अधिक प्रतिरोध अल्युमिनियम से हम प्राप्त कर लेते हैं। इनर वाला में प्रतिरोध कम चाहिए तो कॉपर से कर लेते हैं। ठीक है, अब नोट करके लिख रहा है कि यदि आपूर्ति लाइन के किसी भी दो चरण को आपस में बदल दिया जाता है तो गति दिशा बदल सकता है। कह रहा है कि जो 3 फेज हम सप्लाई यहां पर दे रहे हैं, 3 फेज, ये 3 फेज होगा सप्लाई। अब 3 फेज में से किसी दो का कनेक्शन चेंज कर दें आपस में, मतलब इसको यहां पे और इसको यहां पे लगा दें, 2 फेज का कनेक्शन आपस में इंटरचेंज कर दें, तो मोटर का जो रोटेशन है वो बदल सकता है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एप्लीकेशन बोला कहां यूज होता है भाई? तो कह रहे क्रशर मशीन में यूज होता है, बॉल मिल में यूज होता है। ठीक है ना, कंप्रेसर इंड्यूसर में उपयोग करते हैं हम लोग, लिफ्ट में करते हैं, क्रेन में करते हैं, भारी पंप में करते हैं, औद्योगिक मिक्सर में करते हैं, रोलिंग मिल में करते हैं। एक बात और है, कई जगह आपका एक ही नाम कई सारे मोटर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस मोटर का उपयोग भी वहां पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग हम लोग के मिक्सर में करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं बोला कि डबल केज का नहीं करेंगे। अगर आपको मिक्सर हैवी वाला होगा, बढ़िया एफिशिएंसी वाला चाहिए, तो डबल केज वाला करेंगे। तो नाम पढ़ के ये मत सोचिएगा कि बस यहाँ पे यही केवल मोटर लिफ्ट है तो लिफ्ट में केवल डबल स्क्वायरल केज लगेगा, ऐसा आप समझते हैं तो आप गलत हैं। लिफ्ट कई प्रकार का होता है ना, जहां पर लोड ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लोड होगा, जहां पर हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए होगा, बड़ा सा लिफ्ट होगा, वहां पर स्लिपरी मोटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो नाम से नहीं घबराना। हाँ, यहाँ पे होता है, ये सच्चाई है, लेकिन यही होगा केवल, ऐसा सच्चाई नहीं है। यहाँ पे और भी मोटर को हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके घर में
जो बल्ब लगा होगा उषा का होगा, है ना, ल्यूमिनस का होगा, कई सारे कंपनियों का होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल उषा का ही हम फैन का उपयोग करेंगे, उषा का ही बल्ब लगाएंगे। हमारा ही मर्जी, हम और भी कंपनी का बल्ब लगा सकते हैं जो हमारा पसंद हो। वही बात है कि बस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने आ गया स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग से क्या समझे, ये इसके जो धुरा होता है ना, जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे यहाँ पे स्लिप रिंग लगा रहता है। तीन गो क्यों दिख रहा है, क्योंकि थ्री फेज है तो तीन गो रहेगा ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। रेजिस्टेंस को क्यों बढ़ाते हैं, तो टॉर्क को हमको बढ़ाना होता है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क बढ़ जाता है, इसीलिए हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करके टॉर्क बढ़ाने का काम करते हैं। और जहां सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए ट्रेन को चलाना है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि बहुत हैवी टॉर्क चाहिए आपको, तो स्लिप रिंग मोटर का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और कोई मोटर वहां काम नहीं करेगा, ना डबल केज काम करेगा, ना स्क्वायरल केज काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा। स्लिप रिंग मोटर का काम करेगा जहां पे आपको क्या होता है, ज्यादा टॉर्क चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम दिखा दिया है, थ्री फेज कनेक्शन यहाँ पे है। ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन ब्रश से जुड़ा हुआ है। और कार्बन ब्रश यहाँ पर देखिए ये रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस से जुड़ा गया है। हम रजिस्टेंस को बढ़ाते भी है और घटाते भी है। बढ़ाते कब है, जब हमें मोटर को स्टार्टिंग के समय हम रेजिस्टेंस को बढ़ा के रखते हैं, और जब मोटर चलने लगता है तो ये रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं, घटाकर शॉर्ट करके छोड़ देते हैं। शॉर्ट करने से क्या होता है कि करंट का फ्लो निरंतर अपना कांस्टेंट बना रहता है, जिससे मोटर एक कांस्टेंट स्पीड से चलने का काम करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, जब हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वो रहा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसे वाउंड रोटर मोटर भी कहते हैं, जिसे हम लोग वाउंड रोटर मोटर कहते हैं, वाउंड रोड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तार को वाइंडिंग किया रहता है, इसलिए वाउंड रोड बोलते हैं। स्क्वायरल केज में रोटर में वाइंडिंग नहीं होता, वो रड लगा रहता है। क्या रहता है, रड लगा रहता है ना, जो इंड रिंग से शॉर्ट किया जाता है, किसमें, स्क्वायरल केज में। लेकिन स्लिप रिंग में क्या होता है, यहाँ पे अंदर में वाइंडिंग की जाती है इसके रोटर में, इसीलिए वोंड राउंड रोटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक विशेष प्रकार का थ्री फेज मोटर है, जिसमें रोटर वाइंडिंग स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी सर्किट से जुड़ी रहती है। इसमें स्लिप रिंग के माध्यम से रोटर बाहरी सर्किट से जुड़ा रहता है, जबकि स्क्वायरल केज में ऐसा कोई भी कनेक्शन इसके अंदर में नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, कुछ भी कनेक्शन नहीं करते थे, लेकिन इसमें कनेक्शन बाहरी सर्किट से किया जाता है, जो स्लिप रिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, तो कह रहा है कि स्लिप रिंग का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रिंग। तो भाई यहां पे देख लो कि स्टेटर होता है, स्टेटर में ही हमारा क्या होगा, स्टेटर में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका हम लोग RMF बोलते हैं, ठीक है, RMF बोलते हैं। तो कह रहा है कि समान इंडक्शन मोटर की तरह तीन फेज वाइंडिंग किया जाता है, किसमें, स्टेटर के अंदर में थ्री फेज वाइंडिंग होता है, और लैमिनेटेड स्टील कोर से ये बना होता है। स्टेटर की बात कर रहा है कि समान इंडक्शन मोटर की तरह भाई थ्री फेज वाइंडिंग होता है, और लेमिनेटेड स्टील कोर से ये बना होता है। सब यही इसी से बना होते हैं, जितने भी होते हैं मोटर सब इसी के बने होते हैं। रोटर की बात कर रहा है, तो रोटर के बारे में समझ लीजिए कि वाउंड रोटर टाइप होता है, मतलब रोटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को ही वाउंड बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्लिप रिंग होता है 3 से 4 रिंग, जो कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध से जुड़ता है, यही स्लिप रिंग है जो कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध से जोड़ने का काम करता है। ब्रश असेंबली कह रहा है कि रोटर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन ब्रश लगता है उसको ब्रश असेंबली बोलते हैं, जो रोटर को बाहरी सर्किट से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। रोटर वाइंडिंग के ध्रुव और फेज की संख्या स्टेटर वाइंडिंग के ध्रुव और फेज की संख्या के समान होते हैं। कह रहा है कि रोटर वाइंडिंग में ध्रुव पोल कितना होगा, ध्रुव कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टेटर जो है, स्टेटर के अंदर में हमारा कितना पोल है। तो जो स्टेटर में पोल होगा वही हमारा रोटर में पोल होगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा होगा, जो स्टेटर में फेज होगा वही रोटर में फेज होगा हमारा। तो डिपेंड किस पे कह रहा है, रोटर में पोल जो डिपेंड कर रहा है वो स्टेटर के पोल पे समान होगा,
तो स्टेटर के पोल पे ही हमारा रोटर का पोल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। तो आइए वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। कह रहा है कि स्टार्टिंग स्टेज, सामान्य अवस्था जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग स्टेज मतलब सामान्य अवस्था। कह रहा है कि रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जाता है। करेक्ट, सामान्य अवस्था में जब स्टार्टिंग के समय बात कर रहा है, ठीक है ना, तो रोटर को हम लोग क्या करते हैं, बाहरी सर्किट से जोड़ते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यह प्रतिरोध स्टार्टिंग करंट को कम करता है। ये क्या करता है, स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको कम करता है, और स्टार्टिंग करंट कम होगा तो टॉर्क आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। जब स्टार्टिंग करंट कम होगा तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ जाता है, जो फॉर्मूले के अनुसार हमें देखा था। ठीक है, अब रनिंग अवस्था में जब मोटर चलने लगता है तो उस समय क्या होता है, तो जब मोटर की गति बढ़ने पर स्लिप रिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। जब मोटर हमारा स्पीड पकड़ लेता है तो इस वाले सिस्टम को हम हटा देते हैं, इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मोटर समान इंडक्शन मोटर की तरह काम करना शुरू करता है। अब क्या होता है, मोटर समान इंडक्शन मोटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। केवल और केवल स्टार्टिंग के समय हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, करंट को घटाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है। जब टॉर्क ज्यादा हमें मिल जाता है, मोटर चलना शुरू कर देता है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसको हम हटा के शॉर्ट कर देते हैं और मोटर अपने सामान्य गति पर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, यही इसका हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, देखिए यहाँ पे अब विशेषता दिया है कि भाई इसका विशेषता क्या है। तो आइए विशेषता को समझते हैं। कह रहा है कम स्टार्टिंग करंट, सामान्य मोटर से 30 से 50% कम पे ये मोटर हमारा चलने का काम करता है। स्टार्टिंग करंट हमें कम चाहिए होता है, ये एक विशेषता है। और कितना कम, तो 30 से 50% तक कम चाहिए होता है। ठीक है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क भारी भार उठाने के लिए आदर्श होता है। कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क इसमें ज्यादा मिलता है, सही बात है, और ज्यादा मिलता है तो यही तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, घुमाने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा चाहिए। और इसका ये विशेषता है, स्पीड कंट्रोल संभव होता है। इसमें स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो रोटर में जो प्रतिरोध है ना उसको आगे पीछे करके बदल कर, क्योंकि रोटर स्लिप रिंग के द्वारा बाहरी रेजिस्टेंस से, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, और प्रतिरोध में कम ज्यादा करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सुचारू स्टार्टिंग, मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है। कह रहा है कि आराम से स्टार्ट हो जाता है, इजीली स्टार्ट होता है, कोई स्ट्रेस नहीं आता है। तो मैकेनिकली जो स्ट्रेस होता है वो कम पड़ता है मोटर पे। ठीक है, रख रखाव अधिक होता है इसका। इसका एक डीमेरिट ये है कि रख रखाव ज्यादा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ब्रश और स्लिपरिंग का घिसाव ज्यादा होता है, इस वजह से इसका रख रखाव हमें अधिक करना पड़ता है। लागत अधिक होता है इसका, स्क्वायरल केज मोटर के से महंगा होता है। अगर कंपेयर करिएगा स्क्वायरल केज मोटर से, तो इसका जो प्राइस है वो हमारा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसका प्राइस हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका विशेषता था। आइए इसके हम स्लिप रिंग, इसमें जो स्लिप रिंग लगता है उसके बारे में बोला कि स्लिप रिंग मोटर का उपयोग, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्लिपिंग जो मोटर है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है क्रेन में, होइस्ट में, जहां पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम करते हैं। लिफ्ट सिस्टम में हम करते हैं। ठीक है, भारी कंप्रेसर और क्रशर में करते हैं। ये इसका ये उधर भी सुने होंगे आप, डबल स्क्वायरल केज में ये नाम आया था, लिफ्ट भी आया था, ये भी आया था। बोले थे ना कि जहां जहां टॉर्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, लिफ्ट का साइज जितना बढ़ते जाएगा वहां मोटर चेंज होता जाएगा। ये लिफ्ट है वो बहुत ज्यादा चौड़ा वाला लिफ्ट है ना, इसीलिए यहाँ पे स्लिप रिंग का प्रयोग किए हैं, जो इस डबल स्क्वायरल केज से भी ज्यादा हमारा टॉर्क देता है। ठीक है, बड़े पंपिंग सिस्टम में, पेपर मिल में, रोलिंग मिल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न ये है कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब मोटर पढ़ते हैं तभी तो मोटर पढ़ रहे थे, अब आपको मोटर के साथ स्टार्टर पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टर क्या होता है भाई, क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि जितना भी इंडक्शन मोटर होगा वो बिना स्टार्टर के नहीं चलता है ना, बिना स्टार्टर का नहीं चलेगा। तो स्टार्टर क्यों लगाते हैं, आप लोग शादियों में गए होंगे खाना उना खाने के लिए, गए कि नहीं गए, बिल्कुल गए होंगे। जो बड़ी बड़ी शादियां होती है, गांव की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में भी शादी होता है तो आपको शुरू में नाश्ता कराया जाता है। नाश्ता क्यों कराया जाता है,
शहरों में उसको स्टार्टर बोलते हैं हम लोग, कि आपकी भूख की जो प्रवृत्ति और बढ़ जाए। थोड़ा सा भोजन करिएगा तो भूख, और रुक जाइएगा तो भूख और बढ़ जाएगा, तो खाने का इच्छा ज्यादा हो जाता है, तब आपको खाना दिया जाता है। शादियों में आप जाएंगे तो बड़े बड़े शादियों में जाते हैं तो स्टार्टर चलते रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाइएगा तो भूख अंदर से जगरित हो जाता है, खाने का मन करने लगता है। स्टार्टर का वही काम है, ये इंडक्शन मोटर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है, उसको चालू करने में सहायता करता है ना। जिस तरह के इंसान को भूख को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, नाश्ते की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर का आवश्यकता होता है। यही स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करता है और बंद करता है, और मोटर को जलने से बचाता है, मोटर को स्मूथ चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा मोटर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड हो जाए, इस समय मोटर को बंद करने का भी ये काम करता है। कुछ इस तरह से दिखता है। आपके घरों में जब समरसेबल आप देखे होंगे जो इजीली अवेलेबल है सबके घरों में, तो इसी तरह का सिस्टम आपको दिखता होगा, जहां पे इस तरह के दो स्विच दिखते होंगे। हरा दबाने पे मोटर स्टार्ट होता है और रेड दबाने पे मोटर क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जिसको हम एनसी स्विच बोलते हैं। रेड वाले को क्या बोलते हैं, एनसी स्विच बोलते हैं, और ग्रीन वाले को एनो स्विच बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं। ठीक है, आप समझ गए स्टार्टर क्यों लगाते हैं, लेकिन अब हम आपको इस लाइन का मीनिंग आपको समझा देते हैं। कह रहा कि स्टार्टर मोटर की लाइफ बढ़ाने के लिए, सिस्टम की सुरक्षा के लिए और एनर्जी इफिशियंसी के लिए आवश्यक होता है। बहुत सारे कारणों से लगाया जाता है। मोटर का लाइफ बढ़ जाता है क्योंकि मोटर में ओवरलोड होगा तो बंद कर देगा, मोटर को कंट्रोल करके करंट का सप्लाई करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों का सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा तो लाइफ बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। और एनर्जी इफिशियंसी इसकी बढ़ जाती है। करेक्ट लाइन है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के शुरू में, स्टार्टिंग में, अगर हम स्टेटर में समान वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, मोटर वाइंडिंग के माध्यम से बहुत अधिक करंट का प्रवाह हो जाता है। बिना स्टार्टर का हम क्या करेंगे, मोटर में वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, उसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई कर देंगे। उसके वजह से क्या होगा कि मोटर के वाइंडिंग में बहुत अधिक करंट पैदा हो जाएगा, और वो अधिक करंट क्या करेगा, मोटर के वाइंडिंग को जला देगा। क्या करेगा, मोटर के वाइंडिंग को जला देगा, ठीक है ना। और मोटर के वाइंडिंग जल जाएगा तो मोटर आपका खराब हो जाएगा। तो अधिक स्टार्टिंग करंट का लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। जब कभी अधिक हॉर्स पावर की मोटर स्टार्ट किया जाता है तो खराब वोल्टेज रेगुलेशन के कारण इसके नजदीक लगी दूसरी मोटर की रिले बार बार ऑफ हो सकती है। इसमें रिले भी लगा रहता है मोटर में। तो कह रहा है कि अगर अधिक हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है और उसका वोल्टेज रेगुलेशन खराब है तो रिले बार बार मोटर को ऑफ कर देगा, ठीक है ना। या बोला कि इसके नजदीक इसी के साथ में दूसरा कोई मोटर लगा होगा तो उसका रिले भी उस मोटर को ऑफ कर देगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई जो 3 फेज सप्लाई है इसी से इस वाले मोटर को भी दी है और दूसरे वाला मोटर का भी इसी से सप्लाई दी है। तो वोल्टेज रेगुलेशन सही नहीं है, अचानक से सारा वोल्टेज पहला ही मोटर खींच लेगा, दूसरे मोटर में वोल्टेज नहीं जाएगा तो उसका रिले क्या करेगा, मोटर को बंद कर देगा। तो आपके मोटर की वजह से पड़ोसी के मोटर खराब हो जाएंगे, ऐसा संभव है, ठीक है। तो आईई रूल के अनुसार वोल्टेज रेगुलेशन की अनुमति नहीं है। कह रहा कि आईई रूल के अनुसार वोल्टेज रेगुलेशन की अनुमति नहीं दिया गया है, इसीलिए अधिक एचपी के मोटर में स्टार्टर द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए अधिक एचपी का मोटर होगा उसके साथ कंपनी वाले स्टार्टर दे देते हैं, क्योंकि आप वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। आपके वोल्टेज रेगुलेट करने की वजह से पड़ोसी का मोटर डिस्टर्ब हो जाएगा, आसपास मोहल्ले में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से सब समस्याओं से रोकने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया होता है और आपके वजह से किसी दूसरे को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है कि 2 एचपी से अधिकांश मोटर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 2 एचपी तक संभव है कि बिना स्टार्टर का मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 एचपी से आगे बढ़िएगा तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्टार्टर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मोटर की पावर रेटिंग के अनुसार उचित स्टार्टर जैसे डुअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर इत्यादि का चयन करना चाहिए। कह रहा है कि मोटर का जो पावर रेटिंग होता है उसके अनुसार हम लोग अलग अलग प्रकार के कई सारे स्टार्टर होते हैं, उसी में से किसी एक का चयन आपको करना पड़ता है, ठीक है, और करना चाहिए भी।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टार्टर देख लेते हैं। तो पहला जो स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसका नाम है डीओएल, डीओएल स्टार्टर, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्व संचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लीपिंग मोटर स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। मतलब यहाँ पे 4 तरह के स्टार्टर देखने को मिल रहा है। आपके सिलेबस का ये पार्ट है चारों, और चारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चारों स्टार्टर के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीओएल, डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ये चित्र दिख रहा होगा, डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के चित्र आपको दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है, यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका मोटर है। मतलब आप देखिए यहां से सब सप्लाई आती है तो 1 2 3 तीन तरह के जो जुगाड़ है इंस्ट्रूमेंट से, उसके बाद आपके मोटर तक पहुंचता है। तो देखिए सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमसीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नॉर्मली स्ट्रिप करता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या करेगा, स्ट्रिप कर जाएगा, ये गिर जाएगा, आपका करंट का सप्लाई को बंद कर देगा। ये केवल शॉर्ट सर्किट पर काम करता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के समय ये क्या आता है, नीचे स्ट्रिप कर जाता है। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर इसको बोलते हैं। ये सप्लाई को जोड़ने का काम करता है, सप्लाई को जोड़ने का काम करता है। नीचे क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले है। ये थर्मल मतलब गर्मी, ये ओवर हीटिंग के समय ये रिले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को सिग्नल भेजता है और सप्लाई को ट्रिप करा देता है, बंद करा देता है। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सप्लाई को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिले इस बात को बताने का काम करता है कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई ये ओवर हीटिंग हो गई है ना, बहुत ज्यादा मोटर गर्म हो गया है, तो इसको बंद करने का काम हमारा कॉन्ट्रैक्टर करता है। ठीक है, डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखिए ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, कॉन्ट्रैक्टर है, थर्मल रिले है, तब जाकर मोटर में हमारा सप्लाई जा रहा है। तो इतने सारे चीज हमारे एक बॉक्स जो होता है ना, जिसका नाम होता है डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर में पैक्ड रहता है, बंद किया रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो डीओएल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला कंपोनेंट है मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है ना, कह रहा है कि मोटर को पावर सप्लाई से जोड़ता है और काटता है। मोटर को पावर सप्लाई से जोड़ेगा और काटेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर करता है। किसके निर्देश पर करता है, तो थर्मल ओवरलोड रिले होता है, इसके आदेशानुसार करता है। ये मोटर को ओवरलोड या ओवर हीटिंग से बचाता है, दोनों काम करता है। ओवरलोड के कंडीशन में ये बंद कर देगा, और हमारा ओवर हीटिंग के कंडीशन में बंद कर देगा। इसलिए थर्मल भी है, मतलब उष्मा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हीटिंग होता बंद कर देगा। और ओवरलोड भी लिखा हुआ है, मतलब ओवरलोड के कंडीशन में भी आपको ये सूचना इसको प्रेषित कर देगा कि भाई बंद कर दो मोटर को, तो बंद कर देगा। ठीक है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट और स्टॉप बटन है। ठीक है ना, स्टार्ट और स्टॉप बटन है। स्टार्ट और स्टॉप बटन ये पुश बटन होते हैं, जो मोटर को कंट्रोल करते हैं चालू और बंद करने के लिए। ठीक है ना, फ्यूज लगा रहता है, जो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा एमसीबी भी लगा रहता है, या कई तरह के फ्यूज लगे होते हैं जो क्या करते हैं, मोटर को शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई, इसका कैसे काम करता है। तो कह रहे हैं कि स्टार्ट बटन दबाने पर कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होता है। जैसे स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, सर्किट चालू होता है, और सबसे पहले कहां पहुंचता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, और कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज मतलब उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो पावर को सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और मोटर को सीधे पावर सप्लाई मिलती है। जैसे ही एनर्जाइज होता है, मतलब पावर देना शुरू करता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर, तो मोटर को सीधे सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे हम स्टॉप बटन दबाते हैं या ओवरलोड होने पर कॉन्ट्रैक्टर डी एनर्जाइज होता है और मोटर को बंद कर देता है। तो स्टॉप बटन दबा देंगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मोटर से सप्लाई को बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई खुदे नहीं जाएगा तो दूसरे को सप्लाई क्या करेगा, तो बंद कर देगा। या जब ओवरलोड हो जाता है
तो रिले का जो सिग्नल मिलता है कि भाई ओवरलोड हो गया है, चाहे ओवर हीटिंग हो गई है, तो अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है डी एनर्जाइज होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो सर्किट जुड़ा हुआ सर्किट को अलग कर देता है। ये सप्लाई चेन बाधित होती है, सप्लाई बंद हो जाता है, आगे सप्लाई नहीं जाता है, इसकी वजह से मोटर क्या होता है, बंद हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यही काम करता है हमारा मोटर, डीओले स्टार्टर यही काम करता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इस स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड से बचाने की व्यवस्था होती है। डीओले स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड से बचाने की सुविधा होती है। ओवरलोड रिले, जो ओवरलोड रिले होता है, मोटी पत्ती द्वारा बनी होती है, जिन्हें एस्बेस्टस से इंसुलेटेड मेटालिक स्ट्रिप के ऊपर लपेटा जाता है। अब इसको दिखाएंगे आगे कैसे काम करता है। कह रहा कि जिन्हें एस्बेस्टस से इंसुलेटेड मेटालिक स्ट्रिप के ऊपर लेपटा जाता है। अब सिरामिक, माइका या फाइबर ग्लास जैसे सुरक्षित इंसुलेटर का उपयोग होता है। कह रहा है कि अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज खत्म हो गया, अब जो आता है डुअल स्टार्टर, उसमें सिरामिक, माइका या फाइबर ग्लास जैसे सुरक्षित इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि ट्रिपिंग मेथड को लगभग 20 से 30% ओवरलोड पर कार्य करना चाहिए। क्या बोला कि ट्रिपिंग मेथड को लगभग 20 से 30% ओवरलोड पर कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटर स्टार्ट किया तुरंत बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्ट किया, थोड़ा सा लोड आया और बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा लोड जब आ जाता है ना, तब जाकर ओवरलोडिंग की कंडीशन बनती है और मोटर को बंद किया जाता है। मतलब कुछ इस तरह से सेटिंग किया जाता है कि 20 से 30% के बीच में लोड आएगा तभी मोटर बंद होगा, 10% लोड पर नहीं बंद होगा। क्योंकि कभी भी लोड घटता बढ़ता है, 5% बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कि मोटर बंद हो जाए बार बार, तो फिर तो समस्या हो जाएगा। इसीलिए मानक तय कर दिया गया है कि 20 से 30% के बीच में लोड आएगा तभी जाकर मोटर हमारा बंद हो सकता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एडवांटेज क्या है भाई, डुअल स्टार्टर का एडवांटेज क्या है। तो कह रहा है कि सरल और कम लागत का वाला सिस्टम होता है, सही बात है। आसान इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होता है। छोटी पावर रेटिंग वाली मोटर्स होती है, 5 से 10 एचपी तक के लिए उपयुक्त होता है हमारा। अब छोटी पावर रेटिंग तो 5 से 10 नहीं होता है, लेकिन बोल रहा है कि छोटी पावर रेटिंग के लिए उपयुक्त हो जाए, 5 से 10 एचपी के मोटर के लिए काफी सही रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर में जाएगा तो ये वाला काम नहीं करता है। अब डीओले स्टार्टर का डिसएडवांटेज, हानि क्या है इसका। तो कह रहा है कि हाई स्टार्टिंग करंट इसको चाहिए होता है, 5 से 8 गुना फुल रोड करंट। ठीक है ना, 5 से 8 गुना स्टार्टिंग हाई करंट इसको चाहिए। बड़ा मोटर के लिए अनुपयुक्त होता है, ये सही नहीं होता है। बड़े मोटर में स्टार्ट में इतना करंट दीजिएगा तो टॉर्क पैदा कम हो जाएगा, टॉर्क कम होगा तो आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। मोटर और पावर सिस्टम पर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली स्ट्रेस बढ़ता है। अब स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा खींचता है, इस वजह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है मोटर पे, जो हमारे मोटर के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि डीओले स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कह रहा है कि पंखा में, पंप में, कंप्रेसर में, कन्वेयर सिस्टम में इत्यादि उपकरणों में करते हैं। अब बोलेंगे सर पंखा में कैसे करते हैं। तो आपके जो घरों में पंखा होता है, छोटा वाला पंखा, जहाँ बड़े बड़े पंखे होते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां मोटर ये वाला नहीं होता जो आपके घरों में मोटर लगा हुआ है ना। छोटे और मध्यम क्षमता वाली मोटर्स में, आमतौर पर 10 एचपी तक के जो मोटर होते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टार डेल्टा। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है ना, कौन सा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब स्टार डेल्टा के बारे में समझते हैं। तो यहां भी सेम वही है, देखिए एमसीबी लगा हुआ, एमसीसीबी है। ठीक है ना, ये सर्किट ब्रेकर है हमारा। इसके बाद आप देखेंगे तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, और ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, और ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। ये तीनों को आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि सब एक दूसरे की मदद से काम करते हैं। और लास्ट में ओवरलोड रिले है, जिसको हम लोग ओवर हीटिंग रिले भी बोलते हैं। ओवरलोड और ओवर हीटिंग रिले हमारे यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, सब एक दूसरे से तीनों कनेक्ट होते हैं, तब जाकर ये मोटर में सप्लाई पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से सर्किट डायग्राम इसका होता है। तो आइए समझते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर एक प्रकार का 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर है, जिसका उपयोग मोटर के शुरू करते समय कम करंट और कम टॉर्क के साथ शुरुआत करने के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि स्टार डेल्टा क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि शुरुआत में कम करंट देना हो और कम टॉर्क पैदा करना हो, आसानी से मोटर को स्टार्ट करना हो, तो हम स्टार डेल्टा वाला कनेक्शन स्टार्टर के अंदर में करके हम मोटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, यह मोटर
और विद्युत सिस्टम को हाई इनर्शन करंट से बचाता है। जहां पे हाई करंट हमारे डुअल स्टार्टर में होता था, वहां पे इसको हाई इनर्शन करंट को कम करके क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। इनरस करंट का मतलब हुआ कि भाई जहां पर करंट बहुत ज्यादा हो जाए उसको इनरस करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है। कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग स्टार कनेक्शन से करते हैं। मोटर की जो वाइंडिंग होती है स्टार में जोड़ा जाता है। ठीक है, और मोटर को स्टार में जोड़ने पर दी जाने वाली वोल्टेज, जब मोटर को हम स्टार में जोड़ते हैं और वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं वो डेल्टा कनेक्शन से 57.7% कम हो जाता है। मतलब इतना परसेंट कम वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, मतलब वोल्टेज की बचत होती है। कितना बचत होती है, 57.7% वोल्टेज की बचत हो जाती है। इतना कम वोल्टेज हम लोग कम देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्टिंग करंट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है उसके तुलना में 1/3 हो जाता है। जो स्टार्टिंग करंट है हमारा 1/3 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब मात्र 33.3% हम लोग सप्लाई देकर, वोल्टेज सप्लाई देकर हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क भी 1/3 हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क भी वो भी हमारा 1/3 होता है। 33% स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, टॉर्क कम मिलता है, जिससे मोटर कोमलता से शुरू होता है। जो मोटर आसानी से स्टार्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, टॉर्क भी कम है और हमारा वोल्टेज भी कम है। ठीक है, अब कह रहा है कि डेल्टा कनेक्शन, अब स्विचिंग इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है ना, अब हम लोग डेल्टा कनेक्शन में स्विच करते हैं। अब बोल रहा है कि कुछ सेकंड टाइमर सेटिंग के अनुसार स्टार्टर मोटर को डेल्टा कनेक्शन में स्विच कर देता है। दो कनेक्शन किया हुआ, एक स्टार में किया हुआ है, एक स्टार में किया हुआ है और एक डेल्टा में किया हुआ है। शुरुआत हम लोग स्टार कनेक्शन से करते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, 1/3 हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क 1/3 हो जाता है, टॉर्क बहुत कम हो जाता है और वोल्टेज सप्लाई भी हमारा 1/√3 हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है। तो मोटर हमारा धीरे से स्टार्ट होता है, टॉर्क भी उस समय कम होता है, लेकिन टाइमर लगा रहता है। टाइमर स्विच करता है डेल्टा कनेक्शन में, और जैसे डेल्टा कनेक्शन में टाइमर स्विच करता है उस समय क्या होता है कि अब मोटर पूरे वोल्टेज पर चलती है और पूरा टॉर्क देती है। अब क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन जैसे आएगा मोटर फुल लोड पे काम करेगा और फुल टॉर्क प्रदान करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब मोटर 75% स्पीड पकड़ लेता है तो हैंडल को स्टार से डेल्टा में कर देना चाहिए। कारण मोटर का स्पीड जब 75% हो जाए, जिस स्पीड से आप चलाना चाहते हैं उसका 75% स्पीड पे मोटर हो जाए, तो आप जो आपका जो स्टार्टर का हैंडल है उसको स्टार से डेल्टा में कर दीजिए और डेल्टा में ही मोटर को हम चलाएंगे। केवल और केवल शुरुआत में जब मोटर को स्टार्ट करेंगे उस समय हमारा कनेक्शन होगा स्टार, और जैसे मोटर शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू करेगा, तब मोटर को हम ट्रांसफर कर देंगे डेल्टा कनेक्शन में और डेल्टा से ही हम चलाने का काम करेंगे। तो इस तरह से स्टार और डेल्टा वाला हमारा काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो स्टार डेल्टा के फायदे क्या है भाई, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग करंट डुअल स्टार्टर की तुलना में 1/3 हो जाता है। स्टार्टिंग करंट हमारा बहुत कम लगता है, क्योंकि स्टार में करंट जो होता है वो मात्र 30.3% ही हमें चाहिए होता है। ठीक है ना, मोटर और विद्युत सिस्टम पर कम मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है। मोटर और विद्युत सिस्टम पे हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस कम पड़ता है। ठीक है, सरल और कम लागत वाला स्टार्टिंग तरीका है, ये सरल और कम लागत वाला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि जब यहाँ पे जो फिगर दे रखा है ये हीटिंग और कूलिंग की बात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये 2 मेटल से बना होता है। ठीक है, तो ऑन कंडीशन में जब ये ठंडा रहता है दोनों तो सटा रहता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है हीटिंग शुरू होती है ये थोड़ा सा नीचे जाने लगता है, मतलब झुकना शुरू करता है। जब झुकता है तो दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो ये झुक जाता है, झुकेगा तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम मेटल स्ट्रिप का प्रयोग करके क्या करते हैं, जो रिले है ना, रिले के अंदर में इस तरह का सिस्टम होता है, वो क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। ठीक है, अब नुकसान क्या है भाई इसका, तो नुकसान है कि कम स्टार्टिंग टॉर्क, और हमारा नुकसान ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कम होता है, इसीलिए भारी लोड वाले उपकरण में ये उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, स्विचिंग के समय करंट का स्पाइक हो सकता है ना, चिंगारी निकल सकती है, या करंट का थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। स्पाइक होना मतलब यही होता है कि चिंगारी निकल जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना। स्विचिंग करते हैं, एक से दूसरे सर्किट में स्विचिंग करते हैं, स्पाइक हो सकता है हमारा, कुछ देर के लिए करंट का सप्लाई रुक सकता है,
तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, स्टार डेल्टा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पंप में, कंप्रेसर में, कन्वेयर सिस्टम उपकरण हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हल्का लोड का शुरुआत कर रहे हैं वहां पर करते हैं। जहां स्टार्टिंग में लोड कम चाहिए और बाद में लोड ज्यादा चाहिए वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप आटा चक्की वाला मशीन देखे होंगे, थ्रेसर वगैरह देखे होंगे, क्या होता है कि बिना लोड के उसको स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट कर दिए, बाद में हम लोग क्या कहते हैं गेहूं डालना शुरू करते हैं, तो गेहूं पीसने का काम करता है। थ्रेसर वाला भी वही है, थ्रेसर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तब जाकर उसमें गेहूं की जो बालियां होती है डालते हैं। तो जहां पे हमें स्टार्टिंग में हल्का लोड चाहिए होता है और स्मूथली स्टार्ट करना होता है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहां पे लोड शुरू से ही चाहिए, जैसे लिफ्ट हो गया, स्टार्टिंग से ही लोड रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि स्टार्ट होने पर हम लोड देंगे, ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग से ही लोड रहता है। कन्वेयर सिस्टम में स्टार्टिंग से लोड रहता है, तो वहां जहां पे स्टार्टिंग से लोड ज्यादा रहता है वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। एक तो मैनुअल होता है जो हाथ से ऐसे घुमाते हैं, है ना, घुमा दिए, स्टार से डेल्टा कर दिए, एक इतना हैंडल निकला रहता है। आप नॉर्मली आईटीआई के प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो वहां पे मैनुअल वाला ही होता है, हाथ से ऐसे ऊपर नीचे करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन अब जो आता है ऑटोमेटिक वाला भी आता है, ऑटोमेटिक वाला भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये समझते हैं कि स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऐसा सिस्टम है जो टाइमर और कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से मोटर को स्वतः स्टार से डेल्टा कनेक्शन में क्या करता है, स्विच कर देता है। ठीक है, अब यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया गया है कैसे करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग फेज की हम बात करें, स्टार कनेक्शन में होता है, तो जब हम ऑन बटन दबाते हैं तो मेन कॉन्ट्रैक्टर KM1 होता है, अब पिक्चर हम आगे दिखाएंगे। तो जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको KM1 बोलते हैं, और स्टार कॉन्ट्रैक्टर KM3 एक्टिव हो जाते हैं। स्विच ऑन करिएगा तो मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम KM1 यहाँ पे दे दिया गया है, और हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जब एक्टिव होते हैं तो मोटर स्टार कनेक्शन में चलती है, जिसका वोल्टेज कम होता है। कितना कम होता है? 1/√3 कम हो जाता है, और स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, डुअले का 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइमर KT सक्रिय होता है। जब मोटर स्टार्ट हो गया तो जो टाइमर होता है जिसका नाम KT रखा गया इस फिगर में, KT सक्रिय होता है, और एक सेट समय जैसे 5 से 10 सेकंड जो टाइम हम सेट किए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग तक क्या रहता है, चालू रहता है। स्टार्टिंग हमने सेट करेगा, जैसे हम ऑन बटन दबाएंगे तो हमारा जो टाइमर है 5 से 10 सेकंड तक चालू रहेगा। तो टाइमर उस समय तक एक्टिव रहता है, उसको सूचना दी रहता है कि भाई 5 से 10 सेकंड बाद आप ऑफ होना। जैसे टाइमर ऑफ होगा वो मोटर का जो स्टार्टर है स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए अब स्विचिंग फेज स्टार से डेल्टा में। ठीक है, कह रहा है कि टाइमर पूरा होने पर स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होता है, जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है क्या होता है, ऑफ हो जाता है, और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर KM2 ऑन हो जाता है, और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है। अब मोटर डेल्टा कनेक्शन में पूरे वोल्टेज पर चलता है और नॉर्मल स्पीड प्राप्त करता है। अब मोटर क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन पे पूरे वोल्टेज के साथ में, पूरे टॉर्क के साथ में चलना शुरू करता है और नॉर्मल स्पीड पे चलते रहता है। यही हम इसी का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली आजकल। तो मतलब स्टार से डेल्टा में जो स्टार्टर कन्वर्ट होता है, या तो मैनुअल हाथ से कर सकते हैं लीवर को आगे पीछे करके, और नहीं तो टाइमर लगा दीजिए। टाइमर ही हमारा क्या करेगा, स्टार को बंद करके डेल्टा को चालू कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा काम होता है। अब बोला कि स्टॉपिंग फेज बंद कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि ऑफ बटन दबाने पर सभी कॉन्ट्रैक्टर KM1, KM2 और KM3 ऑफ हो जाता है और मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, जैसे ऑफ बटन दबाते हैं तो सभी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ऑफ हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया गया फिगर, आप समझ लीजिए। यहाँ पे फिगर एक तो हमारा सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा है, और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है जिसको इसका नाम KM1 है, ये KM2 है, और ये KM3। आप नाम देख लीजिएगा कौन क्या है। अब कह रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, स्विच ऑन दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, ये वाला दबाते हैं ऑन, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर और हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर सक्रिय हो जाता है और क्या करता है, मोटर को शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे मोटर शुरू होता है तो कुछ सेकंड बाद हमारा जो टाइमर होता है, यहां पर टाइमर नहीं दिख रहा है, जो टाइमर होता है क्या करता है, स्टार को ऑफ कर देता है और डेल्टा को ऑन कर देता है। तब
हमारा जो मोटर चलता है नॉर्मल स्पीड पे, और उस समय मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर मिलकर मोटर को चलाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे हमको बंद करना होता है तो हम जैसे स्विच, एनसी स्विच को दबाते हैं तो हमारा तीनों कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंडीशन में चला जाता है और मोटर स्वतः बंद हो जाता है। एनो स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे एनसी स्विच दिया गया है। तो एनो स्विच का मतलब नॉर्मली ओपन रहता है, ये हमेशा खुला रहेगा, मतलब ये सर्किट को क्लोज नहीं करेगा, मतलब सर्किट में प्रवाह को प्रदान नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। जब आप इसे एक्टिव करिएगा, दबाइएगा, जैसे आप इसे दबाते हैं तब जाकर सप्लाई शुरू होता है, तब मोटर ऑन होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे ये क्या है, ओपन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनो, नॉर्मली ओपन रहता है। और यहाँ पे एनसी स्विच है, एनसी स्विच का मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये हुआ कि ये करंट को जाने देगा, क्लोज करके रखता है, मतलब जब भी करंट अगर इसके पास आ रही है वो जाने देगा, रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ओपन कर देगा। मतलब एक दूसरे से उल्टा है, ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है, करंट को जाने नहीं देता है, जब दबाते हैं तब जाने देता है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, करंट को हमेशा जाने देता है, लेकिन जब आप दबाते हैं तो करंट को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। ये पैरामीटर्स दिया हुआ है, यूजेज दिया हुआ है, ठीक है, और ये एनो स्विच है, ये एनसी स्विच है। तो एनो जो स्विच है इसका उपयोग कहां करते हैं, तो सर्किट को शुरू करने के लिए करते हैं। एनसी स्विच को क्या करते हैं, तो सर्किट को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए करते हैं। सामान्य अवस्था में क्या रहता है, सामान्य कंडीशन में जो एनो स्विच होता है वो खुला रहता है। खुला का मतलब सर्किट को ब्रेक करके रखता है, करंट को जाने नहीं देता है। जब इसे हम दबाते हैं, जब इसे दबाते हैं तो करंट का सप्लाई शुरू हो जाता है। और जो हमारा एनसी स्विच है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, मतलब करंट को जाने देगा, ये रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे आप इसको दबाएंगे तो करंट को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, प्राथमिक भूमिका क्या है, प्राइमरी रोल क्या है इसका, तो पावर फ्लो को शुरू करना। प्राइमरी रोल मतलब स्टार्टिंग, इसका रोल क्या है, पावर को शुरू करना। जैसे दबाएंगे पावर को शुरू कर देगा। इसका रोल क्या है एनसी स्विच का, तो पावर को रोकना, जैसे दबाएंगे पावर को रोक देगा। सेफ्टी ब्रेकर है, इसको सेफ्टी ब्रेकर्स भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, मतलब सेफ्टी ब्रेकर है कि मोटर को बंद कर देगा तुरंत आपका। ठीक है, तो इस तरह से इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे कि एनो स्विच क्या होता है और एनसी स्विच क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। ठीक है, क्या नाम है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर्स। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि स्टार्टर का उपयोग हम लोग स्लिप रिंग जो मोटर होता है उसके लिए करते हैं। मतलब ये विशेष प्रकार का स्टार्टर है जिसका उपयोग केवल और केवल स्लिप रिंग वाला जो मोटर है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ भी आप देखिए मोटर है, स्लिप रिंग मोटर यहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका एमसीसीबी लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे रिले है हमारा, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर K2, K3 और K4 लगा हुआ है। तो ये सारा कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया है कि भाई इस सबको मिलाकर हम स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है इसमें। तो कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर एक विशेष प्रकार का स्टार्टर होता है जिसका उपयोग हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। ठीक है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए करते हैं और नियंत्रित गति को नियंत्रित करने के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर यह कि स्लिप रिंग स्टार्टर मोटर जो है वो स्लिप रिंग वाले मोटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्किंग प्रिंसिपल दिया है, आइए समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है। तो करके यह स्टार्टर मोटर के रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर काम करता है। अब स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग मोटर में ही एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा जाता है। तो जो हमारा स्टार्टर है, कह रहा है कि यह स्टार्टर मोटर को रोटर के जो बाहरी सर्किट है उससे जोड़कर काम करता है। ठीक है, शुरुआत में रोटर सर्किट में अधिकतम प्रतिरोध जोड़ा जाता है। कह रहा है कि शुरुआत में रोटर सर्किट में अधिकतम प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। ये कहानी तो पहले भी हम समझे हैं कि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके शुरुआत में हम लोग अधिकतम प्रतिरोध रखते हैं बाहरी सर्किट जोड़ के। ठीक है, धीरे धीरे मोटर की गति बढ़ने के साथ साथ इस प्रतिरोध को कम कर दिया जाता है, अंत में सभी प्रतिरोधों को शॉर्ट कर दिया जाता है। और ये सारा काम कौन करता है, तो हमारा जो स्लिप रिंग स्टार्टर्स होता है वही काम करता है, वही ये सारा काम ऑटोमेटिक करता है। जो काम हम पहले पढ़ चुके हैं, यही तो हम बता रहे थे कि स्लिप रिंग जो मोटर्स होते हैं उसमें यही तो होता है। स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, करंट हमको कम करना होता है, टॉर्क ज्यादा पैदा करना होता है। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करता है और
टॉर्क को बढ़ाने का काम करता है। जब मोटर हमारा टॉर्क स्टार्टिंग में हाई टॉर्क पैदा कर देता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है, हम बाद में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं और मोटर सामान्य गति से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही तो हम पढ़े थे। अब मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, तो मेन कंपोनेंट्स में बोलिए कि प्रतिरोध बॉक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फेज रजिस्टर्स। बहुत सारे रजिस्टर का एक बॉक्स होता है, वही तो एक्सटर्नल सर्किट होता है हमारा। एक्सटर्नल सर्किट प्रतिरोध होता है, बहुत सारे प्रतिरोध एक बॉक्स में लगाए रहते हैं और हम प्रतिरोध को कम ज्यादा उसी बॉक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो प्रतिरोध को जोड़ने हटाने का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ने और हटाने का काम करते हैं। तापीय रिले होता है, थर्मल ओवरलोड रिले होता है, जो ओवरलोड और ओवर हीटिंग के समय हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क को स्थापित करके उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, मोटर को बंद करने का काम करता है। ठीक है, और कंट्रोल सर्किट होता है जो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए काम में आता है। जो एनसी और एनओ स्विच होता है उसी को बोलते हैं कंट्रोल परिपथ। वो क्या करता है, मोटर को शुरू और चालू करने का काम करता है। ये स्लिप रिंग मोटर्स होते हैं। स्लिप रिंग मोटर के जो स्टार्टर्स है कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बस यही है कि प्रतिरोध को जोड़ने हटाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जगह ऐसा नहीं था, बाकी जगह कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते थे, स्टार से डेल्टा में स्विच करने के लिए करते थे, या ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग के समय हम लोग परिपथ को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रतिरोध को जोड़ने और हटाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्लिप रिंग में यही तो होता है, स्लिप रिंग में यही तो करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, प्रतिरोध को शुरू में बढ़ाते हैं और जब मोटर स्टार्ट होता है प्रतिरोध को घटा देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्लिप रिंग जो मोटर है उसके प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं, तो होता है मैनुअल स्टार्टर, जो अपने हाथ से स्टार्ट करना होता है ना, मैनुअल स्टार्टर। तो कह रहा है कि संचालक द्वारा हाथ से संचालित किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टार्टर टाइमर या करंट सेंसिंग द्वारा स्व संचालित किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टार्टर कहता है टाइमर लगा रहता है या करंट सेंसिंग के द्वारा स्व संचालित किया जाता है। ठीक है, लाभ क्या है इसका, तो उच्च प्रारंभिक बला घूर्ण होता है, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लो स्टार्टिंग करंट होता है, करंट कम होता है टॉर्क ज्यादा हो जाता है हमारा। ठीक है, गति नियंत्रण की सुविधा होती है हमारा। कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर का उपयोग मुख्य रूप से क्रेन, होइस्ट, कंप्रेसर और भारी वाहन वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर जहां टॉर्क ज्यादा चाहिए वहां इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है, यही तो काम है ट्रांसफार्मर का। अभी हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, स्टेप अप होगा तो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज क्या करेगा, घटा देगा। यही तो ट्रांसफार्मर का काम है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करेंगे, और ये भी एक स्टार्टर के रूप में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एक विशेष प्रकार का रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। क्या है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर, जो वोल्टेज को कम करके सप्लाई करता है। ठीक है, जिसका उपयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को सुरक्षित रूप से चालू करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछेगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर होता है कौन सा मोटर में प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना होगा स्क्वायरल केज मोटर में करते हैं। क्यों करते हैं, तो रिड्यूस वोल्टेज के लिए, वोल्टेज को कम करके मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जरा कि यह स्टार्टर मोटर को कम वोल्टेज पर शुरू करके स्टार्टिंग करंट को कम करता है, जिससे इलेक्ट्रिकली सिस्टम पर अचानक भार नहीं पड़ता है। कह रहा है कि वोल्टेज को कम करके मोटर को चालू करने का काम करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली सिस्टम पर जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगे हैं उस पर अचानक भार नहीं पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि 20 HP से लेकर 150 HP तक की मोटर को हाथ कार्य से करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। क्या बोल रहा है कि 20 HP से लेकर 150 HP तक की मोटर को हाथ से कार्य करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। हाथ से कार्य करने वाला मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर को में क्या होता है ना कि वाइंडिंग की संख्या बढ़ाइएगा तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, वाइंडिंग की संख्या घटाइएगा तो वोल्टेज हमारा घटेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, वाइंडिंग किया रहता है और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है। इस पॉइंटर को एक लीवर के द्वारा हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर करेंगे तो वाइंडिंग की संख्या बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, नीचे करेंगे लीवर को तो ये पॉइंटर नीचे जाएगा, मतलब इससे कनेक्ट होगा तो एक ही वाइंडिंग हुआ तो वोल्टेज हमारा कम होगा। तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम मैनुअल लीवर का इस्तेमाल करते हैं, जो
आदमी अपने हाथों से करता है। किसका? 20 एचपी से लेकर 150 एचपी तक के मोटर को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाथ से चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो फिगर को समझिएगा। तो ये एमसीबी है, ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट का सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। मेन कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर A1 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है, एक कॉन्ट्रैक्टर आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, और यहाँ ओवरलोड रिले यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो आप सप्लाई चेन को देखिएगा तो मेन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिले के थ्रू मोटर के पास कनेक्शन किया गया है। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है। वोल्टेज को कम करके ट्रांसफर किसको कर रहा है? रिले को दे रहा है। रिले क्या कर रहा है? मोटर को स्टार्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया गया है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है। ये तो हमारा विषय नहीं है, विषय हमारा है कि भाई इसको समझिए क्या करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को बना लीजिएगा। फिगर में कोई बड़ा तोप वाला चीज नहीं है। आप यहाँ पे ये ऑटो ट्रांसफार्मर दिया गया है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रांसफार्मर को भी कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो मोटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक स्टार कॉन्ट्रैक्टर है जो शुरुआत में हम लोग स्टार कनेक्शन करके ही हम लोग क्या करते हैं? मोटर को स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है भाई, तो बता रहा है यहाँ पे कि इस स्टार्टर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मोटर को शुरुआत में 50%, 65% और 80% वोल्टेज पर चालू करता है। अब डिपेंड करता है कितना टॉर्क आपको चाहिए। 50% पर भी स्टार्ट कर देगा, 65 पर स्टार्ट कर देगा, 80 पर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब मोटर पर्याप्त गति प्राप्त कर लेता है तो ट्रांसफार्मर को बाईपास करके मोटर को पूर्ण वोल्टेज पर चालू किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मोटर अपना पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है, फुल स्पीड पे आ जाता है, तो ट्रांसफार्मर को बाईपास कर देते हैं। बाईपास का मतलब ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं और डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं? मोटर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग फेज कर रहा है कि स्टार्टिंग मोड में मोटर ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम वोल्टेज पर शुरू होता है। ठीक है, रन मोड की बात करें तो कह रहा है कि मोटर की गति बढ़ने पर ट्रांसफार्मर को बाईपास कर दिया जाता है और मोटर को सीधे सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया है मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, आइए मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर कह रहा है कि वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार और रन मोड के लिए उपयोग किया जाता है। टाइमर रिले स्टार्ट से रन मोड में स्विच करने के लिए हम लोग टाइमर रिले का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट से रन मोड में कैसे जाएगा? क्योंकि स्टार्ट तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कर रहे हैं और रन मोड में ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई काम ही नहीं होता है। तो वही हम लोग स्टार्ट से रन मोड में हम स्विच करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोग टाइमर रिले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवरलोड रिले मोटर को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नियंत्रण परिपथ स्टार्ट और स्टॉप जो बटन होता है, एनसी और एनओ स्विच होता है, ये क्या करता है? गति परिपथ को नियंत्रित करने के लिए हम लोग करते हैं, मतलब बंद और चालू करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका लाभ क्या है भाई? तो कम स्टार्टिंग करंट, मोटर को एकदम आराम से शुरू करता है। अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार डेल्टा स्टार्टर से बेहतर टॉर्क प्रदान करता है। बड़ा मोटर के लिए उपयुक्त होता है। 5 एचपी से अधिक मोटर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कार्य कुशल बढ़िया होता है इसका, है ना। ऊर्जा कुशल में अनरिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर की तुलना में कम ऊर्जा हानि होती है, तो बढ़िया और बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलो यहां तक पहुंच गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण। गति नियंत्रण क्या होता है भाई? प्रेरण मोटर में गति नियंत्रण क्या होता है, तो समझिए। कह रहा है कि प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर उद्योगों में सबसे अधिक उपयोग होने वाली मोटर है, लेकिन इसकी गति को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण होता है। इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग में लाते हैं कहां पे? उद्योग धंधे में। लेकिन इसकी गति को नियंत्रित करना हमारे लिए चैलेंजिंग विषय होता है, चैलेंज होता है, इसलिए तो स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसकी गति मुख्य रूप से आपूर्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या पर डिपेंड करती है। आप देखिए, जो सिंक्रोनस स्पीड होता है 120 एफ अपन पी है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है? पोल है। तो ये गति हमारा फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ता है मोटर का स्पीड उतना ही हमारा बढ़ जाता है, और पोल का संख्या जितना बढ़ाते हैं मोटर का स्पीड उतना ही हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अब गति नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ है, उस जुगाड़ के बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला, स्टार्टर साइड।
हम गति नियंत्रण स्टार्टर में कैसे करेंगे उसके बारे में समझ लीजिए। तो कह रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा पहला हम वोल्टेज कंट्रोल करके गति को स्टेटर में हम लोग क्या करेंगे, गति को नियंत्रित कर लेंगे। तो स्टेटर में क्या करेंगे हम लोग कि स्टेटर वोल्टेज को बदलकर गति नियंत्रित की जा सकती है। स्टेटर के वोल्टेज में कम ज्यादा करके गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं इसका, गति वोल्टेज नियंत्रण मेथड कर कि छोटे मोटर में करते हैं, जहां पर टॉर्क कम होता है वहां पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, कह रहा है कि कम वोल्टेज पर मोटर का टॉर्क कम हो जाता है, कम वोल्टेज पे मोटर का टॉर्क कम हो जाता है, ये इसका लिमिटेशन है। तो कम वोल्टेज पर टॉर्क ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो टॉर्क उतना ही वोल्टेज कम करेगा जितना से टॉर्क हमें मिलता रहे। ठीक है, मतलब उपयोगी टॉर्क मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। तो कह रहा है कि VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करके आपूर्ति आवृत्ति को बदला जा सकता है। कह रहा है कि VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। कह रहा है कि फॉर्मूला जो V/F अनुपात स्थिर रखा जाता है ताकि फ्लक्स न बदले। कह रहा है कि अनुपात हमेशा हम लोग रेशियो सेम रखें, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो मेंटेन करके रखते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, उपयोग कहां करते हैं, पंखे में करते हैं, पंप में करते हैं, कन्वेयर सिस्टम में करते हैं, इत्यादि में करते हैं। लाभ क्या होता है, उच्च दक्षता होता है, सटीक गति नियंत्रण होता है हमारा। ठीक है, तीसरा नंबर है कि ध्रुव परिवर्तन, पोल चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि मोटर के ध्रुव पी की संख्या बदलकर गति को नियंत्रित की जा सकती है। तो जो NS होता है, अभी आपने देखा होगा, ये तो याद ही हो गया, 120 F/P होता है। मतलब पोल की संख्या में ज्यादा और कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। पोल बढ़ाइएगा गति कम हो जाएगा, और पोल को घटाइएगा तो गति हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 गति वाला मोटर और 3 गति वाला मोटर, 3 स्पीड मोटर और 2 स्पीड मोटर। ठीक है, इसका सेंस हमारा पोल को लेकर है। ठीक है, सीमा का की बात, सीमा मतलब लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन का है कि गति केवल कुछ निश्चित स्तरों पर बदली जा सकती है, गति में हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बोलिए कि नहीं गति एकदम बिल्कुल 0 कर दीजिए, तो पोल 0 थोड़े हो सकता है। पोल का संख्या कम से कम 2 तो रहेगा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तब तो मैग्नेट बनेगा। 2 पोल तो आपको रखना ही पड़ेगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना पोल बना लीजिए। तो बहुत ज्यादा पोल बनाकर एकदम मोटर को बंद ही नहीं कर देना होता है। तो कुछ लिमिट तक ही हम लोग क्या करेंगे, गति को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे रोटर पक्ष। अभी इससे पहले हम लोग देख रहे हैं स्टेटर पक्ष देख लीजिए, अब रोटर पक्ष भी देख लीजिए। रोटर पक्ष में क्या होता है, कह रहा है कि जो रोटर का प्रतिरोध है उसको नियंत्रित करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गति पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर गति को नियंत्रित की जा सकती है। ये हम लोग पहले से ही कर रहे थे। उपयोग कहां करेंगे हम लोग, तो क्रेन में, होइस्ट में, भारी मशीनों में हम इसका उपयोग करते हैं। बाहरी सर्किट का प्रतिरोध को कम ज्यादा करके गति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नुकसान क्या है कि प्रतिरोध में ऊर्जा हानि बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब ही है कि आपका हीट के रूप में आपका उसमें बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊर्जा का हानि हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा रोटर पक्ष में दूसरा आता है कैस्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोल होता है, इसमें कहता है कि 2 मोटर्स को यांत्रिक रूप से जोड़कर गति को नियंत्रित की जाती है। कैस्केड कंट्रोल में 2 मोटर को आपस में जोड़ देते हैं, है ना। पहले से मोटर रहता है, उसके शाफ्ट को इसके शाफ्ट से लिंक कर देते हैं। तो क्या होता है कि उसका स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड कम है, तो दोनों एक साथ जब जोड़ दीजिएगा तो दोनों का स्पीड एक एवरेज स्पीड बनकर दूसरा स्पीड हमें मिलता है। इस मेथड का भी हम उपयोग कर सकते हैं, और ये कहां करते हैं, भारी औद्योगिक मशीनों में करते हैं। नेक्स्ट है स्लिप पावर रिकवरी। स्लिप पावर रिकवरी जिसको कार्मर और सिरिबस ड्राइव भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, करेंगे रोटर के स्लिप ऊर्जा को वापस सप्लाई में भेजकर दक्षता बढ़ाई जाती है। करेंगे रोटर में जो स्लिप ऊर्जा है, जो ऊर्जा का नुकसान है, उसको वापस हम लोग सप्लाई में भेजकर हम उस स्लिप वाले ऊर्जा का भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके वजह से जो हमारा पावर नियंत्रण है वो बेहतर हो जाता है। मतलब स्पीड पे हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, उपयोग बड़े पावर रेटिंग वाली मोटर में हम इसका उपयोग करते हैं। कहां करते हैं, बड़ा पावर रेटिंग वाला जो मोटर है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्लिप पावर रिकवरी के द्वारा। ठीक है, अब कह रहा है कि मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मेथड्स। अब यहाँ पे कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मेथड है, मतलब नए तरीके के बहुत सारे ऐसे खोज किए गए जहां जिसके थ्रू हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो कह रहा है कि सबसे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव करके सबसे अधिक प्रचलित तरीका है जो वोल्टेज और आवृत्ति दोनों को नियंत्रित करता है।
एक VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, उसके द्वारा हम लोग वोल्टेज और आवृत्ति दोनों को नियंत्रित करते हैं। आवृत्ति नियंत्रित होगा तो हमारा स्पीड ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसका लाभ ये होता है कि स्मूथ कंट्रोल होता है और ऊर्जा का बचत होता है। DTC डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, DTC मतलब डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस ड्राइव जो सीधे टॉर्क और फ्लक्स को कंट्रोल करता है, जो क्या करता है सीधे टॉर्क और फ्लक्स को कंट्रोल करता है, उस डिवाइस का नाम है DTC ड्राइव लगाकर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होगा, टॉर्क और आपका फ्लक्स से दोनों कंट्रोल हो जाते हैं, उससे भी हम गति का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे भाई रोटर साइड में बहुत सारे जुगाड़ हमने देखा कि भाई गति को नियंत्रित रोटर पर कैसे करेंगे। एक नया जुगाड़ आपको बताता हूं जिसका नाम है रोटर रीहोस्टेट कंट्रोल, ठीक है ना, रोटर रीहोस्टेट कंट्रोल, ठीक है ना, रोटर रीहोस्टेट कंट्रोल, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, इसमें भी गति को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, तो कह रहे गति को नियंत्रण का यह विधि केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए किया जाता है। रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को घटाने से स्पीड बढ़ता है। देखिए इस तरह से रीहोस्टेट होता है ये वाला। और यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंटर है, ठीक है ना, ये पॉइंटर जहां जहां टच करेगा, मान लीजिए जैसे इसको पॉइंटर को ऐसे घुमाइएगा तो इधर ऐसी तरह मूव करेगा तो यहाँ टच करेगा, इसमें यहाँ टच करेगा, इसमें यहाँ टच करेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर क्या हो गया, बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो गति क्या होगा हमारा, गति हमारा घट जाएगा, स्पीड जो होगा हमारा कम हो जाएगा। अब इसको इस ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ कांटेक्ट किया, यहाँ कांटेक्ट किया, 1 पे आ गया, रेजिस्टेंस R1 हो गया, 1 हो गया, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया, रेजिस्टेंस घटेगा स्पीड हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस घटने पर क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बाहरी रेजिस्टेंस जोड़कर स्पीड को नियंत्रित करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं रीहोस्टेट कंट्रोल। मतलब ये इसका नाम है रीहोस्टेट, ठीक है ना, रिहोस्टेट होता है, ये रिहोस्टेट होता है। और ये रिहोस्टेट का काम ही होता है कि ये इस तरह से चक्री होता है, घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग गति को नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और आप देख सकते हैं डिजाइनिंग जो है ना, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आता है मैग्नेटिक लॉकिंग। ये मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है भाई, तो मोटर देखिए अचानक चलते है तो रुक जाता है ना, या थरथराने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, थरथराने लगता है, चल नहीं पाता है। तो उस समय जो कंडीशन बनती है वो मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन बनती है। कैसे होता है तो समझिए। कह रहा है कि मैग्नेटिक लॉकिंग, जिसे कानिंग भी बोलते हैं, कानिंग भी बोलते हैं और मैग्नेटिक स्टिकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्टिकिंग भी कहते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लॉकिंग का दो नाम है, एक कैगिंग बोलते हैं और एक मैग्नेटिक स्टकिंग बोलते हैं, स्टकिंग, ठीक है ना। कैगिंग और मैग्नेटिक स्टकिंग बोलते हैं। एक ऐसी स्थिति है जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर शुरू में असफल होती है और उसका रोटर एक स्थान पर अटक जाता है। कह रहा कि एक ऐसा स्थिति होता है, ये ऐसा स्थिति है जहां पे जो मोटर चलने में असफल हो जाता है, नहीं चल पाता है, और किसी एक खास कंडीशन में रोटर हमारा अटक जाता है, रुक जाता है और थरथराने लगता है, ठीक है। यह समस्या मुख्य रूप से लो पावर मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में दिखी जाती है। यह कहां होता है, लो पावर मोटर में होता है या स्क्वायरल केज मोटर में होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो आइए समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। मोटर अचानक से जिसका रोटर रुक क्यों जाता है या थरथराने क्यों लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, क्यों। तो कह रहा है कि स्टेटर और रोटर का स्लॉट्स का अनुपात क्या होता है भाई। यदि स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स का जो अनुपात है, मतलब संख्या अगर समान हो जाता है या बहुत करीब होता है, तो ऐसा कंडीशन बन सकता है। क्या बन सकता है कि भाई मोटर आपका लॉक हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि यदि स्टेटर में 24 स्लॉट है और रोटर में 22 या 26 स्लॉट है, तो यह समस्या आपका हो सकता है। मतलब स्टेटर और रोटर का जो स्लॉट्स है दोनों में सेम मत रखिए, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रखिए। करीब भी रहेगा तो लॉक हो जाएगा, 24-24 रहेगा तो ऐसे ही लॉक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 22 और 24 है या 24 और 26 है तो भी लॉकिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस रखिए, 24 है तो उसको 30 कर दीजिए, है ना, या कम करके 18 कर दीजिए, तो लॉकिंग का समस्या कम होगा। दूसरा कह रहा है कि हार्मोनिक प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक, मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक के कारण अवांछित चुंबकीय बल पैदा होते हैं जो रोटर को एक स्थान पर रोक देता है। हार्मोनिक जो वेव होता है ना, वो अननेचुरल वेव होता है, जो हमें वेव नहीं चाहिए, जो फ्लक्स हमें नहीं चाहिए, फ्लक्स को डिस्टर्ब कर देता है। और जो डिस्टर्ब वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है
कि मोटर का जो चुंबकीय शक्ति होती है, जो बल होता है, उसको छितिर बितिर कर देता है, या ऐसा बल पैदा कर देगा जो मोटर को घूमने ही नहीं देगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर देगा जो घूमने नहीं देगा, रोटर को आपको घूमने नहीं देगा। तो हार्मोनिक जो हमारा वेव उत्पन्न होता है, उसके वजह से भी हमारा क्या होता है, मोटर हमारा मैग्नेटिक लॉक हो सकता है। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कम वोल्टेज या असंतुलित सप्लाई। करेंगे यदि मोटर को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलेगा तो पावर भी नहीं मिलेगा बढ़िया, तो बढ़िया पावर नहीं मिलेगा तो नहीं घूमेगा और रुक जाएगा। या असंतुलित सप्लाई, असंतुलित सप्लाई भी रहेगा तो हमारा मोटर रुक जाता है, लॉक हो जाता है। बेयरिंग या मैकेनिकल प्रॉब्लम, बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, बेयरिंग बहुत बहुत जैसे साफ्ट बाहर निकला रहता है, यहाँ पे बेयरिंग लगा रहता है, दोनों तरफ बेयरिंग होता है, तो बेयरिंग में क्या होगा कि बेयरिंग सही नहीं होगा, बेयरिंग जाम होगा तो मोटर रुक जाएगा। ठीक है। या मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम का मतलब होगा कि कोई पार्ट टूट फूट गया हो जिसकी वजह से मोटर में सप्लाई बाधित हो, मोटर में पावर नहीं मिल रहा हो, इस वजह से मोटर लॉक हो सकता है। ठीक है। तो कह रहा है कहीं भी कभी बेयरिंग जाम हो जाता है या मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण मोटर नहीं चल पाता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन का मतलब बहुत ज्यादा घर्षण उत्पन्न हो रहा हो, उस समय भी मोटर हमारा नहीं चल पाता है। ठीक है। ये सारे मैकेनिकल लॉकिंग इसको बोलते हैं, और ये सारे कारण है जो मोटर को लॉक करने का काम करता है। ठीक है। अब बोल रहा है, लास्ट टॉपिक है कि मोटर में हानि। तो जो भी मोटर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म में पढ़े, ट्रांसफार्मर को पढ़े, हमने एसी थ्योरी पढ़ा, इससे पहले हमने मोटर को पढ़ा, तो हर जगह हम हानि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हानि हमारा हर जगह कॉपर हानि, आयरन हानि और मैकेनिकल लॉस है ना। कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये सब हमको एक ही जैसा पढ़ना है सारे चैप्टर में। तो कहीं भी अगर ये तीनों नाम आता है तो सबका मीनिंग एक ही होता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि मोटर में होने वाली हानियां क्या क्या होती है। तो 3 भागों में बांटते हैं हम लोग, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस में। ठीक है। आइए समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला है Pc=I²R, यही तो कॉपर लॉस होता है। ठीक है। इसका टाइप्स होता है स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि स्टेटर में भी वाइंडिंग है और रोटर में भी वाइंडिंग है, तो दोनों में कॉपर लॉस हो जाएगा। कॉपर लॉस क्यों होता है, तो मोटर के स्टेटर और रोटर में वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण हमारा क्या होता है, उष्मा का नुकसान होता है, और इसी उष्मा की वजह से हमारा कॉपर लॉस देखने को मिलता है। तो वाइंडिंग हमारा स्टेटर में भी है और रोटर में भी है, दोनों जगह वाइंडिंग किया हुआ है, और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से ये कॉपर लॉस होते हैं, इसलिए ये 2 तरह के लॉस पाए जाते हैं। निवारण क्या है भाई, तो कह रहे मोटर को रेटेड करंट से अधिक लोड न दें, जो करंट डिसाइड किया है कि इतना ही करंट पे इसको चलाना है, उससे ज्यादा करंट दीजिएगा तो मोटर क्या होगा, कॉपर लॉस के कंडीशन में चला जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले कॉपर वाइंडिंग का उपयोग करें, जो कॉपर हो तो बढ़िया कॉपर का इस्तेमाल करें वाइंडिंग के लिए, तो हमारा ये कॉपर लॉस नहीं होगा। ठीक है। डिटेल्स में तो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ाएं, आप देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है। अब आते हैं आयरन लॉस। तो आयरन लॉस क्यों होता है भाई, तो कह रहा है कि जब इंडक्शन मोटर लोहे आयरन कोर में चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदलता है, तब उसमें कुछ ऊर्जा उष्मा हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। कह रहा है कि जब इंडक्शन मोटर के जो कोर होता है, आयरन कोर होता है, उसमें क्या होता है, फ्लक्स बार बार चेंज करने के कारण कुछ उष्मा का नुकसान होता है, और इसी ऊर्जा नुकसान को, ऊर्जा के हानि को हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं या कोर हानि बोलते हैं। यह 2 तरह का होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है। ठीक है। इसे भी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। तो आइए समझते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है भाई। तो कह रहा है कि यह हानि लोहे के कोर में बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण होता है। हिस्टेरिसिस लॉस कैसे होता है, एक बार मैग्नेटाइज हुआ, एक बार डीमैग्नेटाइज हुआ, मतलब एक बार चुंबक बना, एक बार अचुंबक हो गया, चुंबक बनता है, चुंबक नहीं बनता है, ये वाला जो प्रक्रिया बार बार होती है, इसके वजह से ये लॉस देखने को मिलता है। इस कारण क्या होता है, अंदर चुंबकीय डोमेन का घर्षण होता है। अंदर में जो चुंबकीय डोमेन है, कभी चुंबक की स्थिति में आता है, कभी चुंबक नहीं बनता है, मतलब कभी मैग्नेटाइज होता है, कभी डीमैग्नेटाइज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा उष्मा का नुकसान होता है, मतलब उष्मा के रूप में हमारा नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। पी एच मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, पावर का जो लॉस है, इफिशियंसी, ये एन क्या है, हानि का स्थिरांक है, ठीक ना, कांस्टेंट है। बी के पावर 1.6, बी क्या है, फ्लक्स है हमारा, एफ इंटू वी है आवृत्ति, और हमारा वॉल्यूम है। इसको आप फॉर्मूले को देखेंगे, और ये वाला हमारा क्या है, इसके
कौन क्या है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इसका निवारण क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाले सिलिकॉन स्टील का उपयोग करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व को कम करके हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ाया है, आप देख लेंगे वहां पे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस कैसे होता है भाई? तो कह रहा है कि बदलते फ्लक्स के कारण कोर में प्रेरित इंड्यूस धारा उत्पन्न होती है, जो ईडी करंट, उसको ईडी करंट बोलते हैं। जो कोर होता है तो बदलते फ्लक्स के कारण उस कोर के अंदर में एक करंट पैदा होता है। क्या होता है? इंड्यूस करंट पैदा होता है। वही इंड्यूस करंट को हम ईडी करंट बोलते हैं। यह धारा कोर के अंदर घूमकर उष्मा उत्पन्न करता है। यह धारा क्या कहता है? कोर में घूमने का काम शुरू करता है और घूमने की वजह से उष्मा उत्पन्न करता है, और वह उष्मा हमारा ऊर्जा के हानि के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका यह फॉर्मूला है के ई बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अभी के क्या हमारा स्थिरांक है और टी क्या है? लेमिनेशन की मोटाई है ये टी, और बाकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये वॉल्यूम है, और ये हमारा क्या है? फ्लक्स है, ठीक है। इसका निवारण क्या है हमारा? तो कह रहे कोर को पतली पतली शीट्स लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। कोर को पतला पतला शीट से बनाइएगा तो क्या होगा कि प्रत्येक लेमिनेशन को इंसुलेटिंग वर्निश से अलग किया जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि पतली शीट से एडी करंट का पथ टूट जाता है और हानि कम होती है। एक तो कोर को पतला पतला शीट से बनाइए, जिसकी वजह से दो पतली पतली शीटों को आपस में जोड़ेंगे और बीच में लेमिनेशन करते जाएंगे, वर्निश करते जाएंगे, तो इसका जो करंट का लॉसेस है इस वाले से दूर रहेगा, आपस में दोनों मिलेगा नहीं। तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा लेकिन थोड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो हानि थोड़ा सा कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग हानि भी समझ लिए और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक मैकेनिकल लॉस था, तो मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन आता है, बेरिंग में फ्रिक्शन हो गया है ना, घर्षण की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, पार्ट पुर्जों को एक दूसरे में रगड़ने की वजह से जो हमारा लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कहीं डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, और इसके क्वेश्चन हम लोग जैसे चैप्टर सारे कंप्लीट होंगे सारे चैप्टर का हम क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जहां भी समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो को देखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं जिसका नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।